तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एक नया चैप्टर शुरू किया था विच वाज चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और थोड़ा सा ही पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है जा, हाँ वान्या, पेज नंबर 77 पे है वान्या। ओके तो इसमें थोड़ा सा ही हम लोगों ने पढ़ा था, तो मैं एक बार फटाफट ब्रीफ कर देता हूँ। एलियनेशन ऑफ लेबर के बारे में, कार्ल मार्क्स का टॉपिक था, वो पढ़ा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इक्वालिटी क्या आई है उसके बारे में पढ़ा था। फिर स्पेसिफिसिटी पढ़ी कि फॉर्मल सेक्टर है और इनफॉर्मल सेक्टर है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, और इन्होंने जो है इसको एक्सप्लेन भी किया प्रॉपर्ली कि फॉर्मल इन्फॉर्मल का डिफरेंस क्या होता है, या फिर ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में भी बताया इन्होंने यहाँ पे। एक मिनट, ठीक है जी। तो ये पढ़ा तो हमने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस क्या था, उसके बारे में भी बताया इन्होंने। और अब जो है वो जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे 77 पेज पे लास्ट टॉपिक है, ये ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड चेंजेस इन इंडियन इंडस्ट्री है। ठीक है, और ये 4 और 6 मार्कर का टॉपिक है जो कि अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, यूजली इस बुक में से ज़्यादातर जैसे कभी कभी जो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आना होता है तो ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल्ड है बट स्टेप वाइज है। ये सब आप पॉल साइंस में भी पढ़ते हो। ठीक है, कुछ चीज़ें कुछ बच्चे तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये वाला ग्लोबलाइजेशन के बारे में, तो उसमें ही इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और उसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्री में चेंजेस आए हैं। तो हम लोग अगर बात करते हैं 1980s और 1990s की, तो हमारे यहाँ पे बदलाव आया ही था, क्योंकि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था हमारी इंडियन इकॉनमी में, क्योंकि हमारी इंडियन इकॉनमी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो इसीलिए ये चेंजेस लाना ज़रूरी थे ताकि जो है हमारी इंडस्ट्री रिवाइव कर सके। ठीक है, और ये जब किया गया तो इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी बहुत पड़े, बट उसके साथ साथ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारे देखने को मिले। क्यों? क्योंकि इंडिया थोड़ी सी बैकवर्ड इकोनॉमीज़ में से थी, डेवलपिंग में से थी। तो हालांकि वही हुआ कि जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स थे, जो एमएनसीज कॉरपोरेट्स में जो चला रहे थे, उनका जो है फ़ायदा ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला, बट जो आम जनता थी उसको नुकसान देखने को मिला। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यहाँ पे इन्होंने अलाइन करके बता रखे। तो ये क्या कहते हैं, 1990s में गवर्नमेंट ने फॉलो किया था पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। प्राइवेट कंपनीज, फॉरेन फर्म्स, उनको इन्वेस्ट करने के लिए बोला गया, एनकरेज किया कि आप जो है जो सेक्टर्स गवर्नमेंट के लिए रिजर्व है उसके अलावा कहीं पे भी पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लाइसेंसेस की ज़रूरत नहीं थी, अब आराम से जो है इंडस्ट्रीज ओपन करके आप अपना काम करें। फॉरेन प्रोडक्ट्स अब इजीली अवेलेबल थे हमारे शॉप्स पे, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हमें आज भी पता है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ये भी बोला गया, कई इंडियन कंपनीज जो है, इंडियन कंपनीज को मल्टीनेशनल कंपनीज ने खरीद लिया। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स रहे हैं पुराने टाइम पे, मल्टीनेशनल कंपनीज ने जहाँ पे इंडियन कंपनीज को खरीदा है। एट द सेम टाइम इंडियन कंपनीज भी मल्टीनेशनल कंपनीज बनती हुई नजर आ रही हैं यहाँ पे। जैसे हम लोग देखें कि पार्ले ड्रिंक्स को एक टाइम पे कोका कोला ने खरीद लिया था। उस टाइम पे, मतलब ये थोड़ा सा आयरॉनिकल है, कहते हैं पार्ले का एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ था, कोका कोला का एडवर्टाइजिंग बजट 400 करोड़ था जिस टाइम पे टेक ओवर हुआ था। ठीक है, मतलब बहुत पुरानी बात है, अब तो नहीं है ये। ठीक है, अब उन्हीं के प्रोडक्ट्स उनके पास वापस चले हुए हैं। तो ये चीज़ उन्होंने देखी। तो पार्ले का आप देखो टर्नओवर 250 करोड़ था उस टाइम पे, और कोका कोला का एडवर्टाइजिंग बजट जो है 400 करोड़ था। तो काफ़ी पीछे ये लोग थे। और ये जो लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग थी, इसकी वजह से आप ये देखोगे जो बहुत ज़्यादा ऐड हुई लोगों की नज़र में, जो यार कोका कोला ठंडा माने कोका कोला, ये कोका कोला, ऐसे कोका कोला, चलता रहा, क्योंकि पीछे बहुत ऐड आती थी। अब तो फिर भी थोड़ी बहुत कम हो चुकी है ऐड। ठीक है, तो इसमें जो है इसकी वजह से कोक का कंजम्पशन बढ़ गया और ट्रेडिशनल ड्रिंक्स जो थी उसका कंजम्पशन जो है यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, इन्होंने बताया। इनफैक्ट अब ये फिर दोबारा ऐसा हो रहा है कि इंडियन ड्रिंक्स जो है रिप्लेस कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारी ड्रिंक्स अब आ चुकी है छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में। नेक्स्ट जो मेजर एरिया था लिबरलाइजेशन का हमें देखने को मिला रिटेल में। रिटेल सेक्टर बहुत जल्दी जो है इफेक्ट हुआ। और इसकी बात अगर हम लोग करेंगे तो जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे या छोटे मोटे स्टोर्स जो चल रहे थे, किराने की दुकानें, मॉम एंड पॉप स्टोर्स, ठीक है, तो ये सारे जो है
इनके ऊपर इनफैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा हमें देखने को मिला, बिकॉज अल्टीमेटली मॉल कल्चर में आप अगर जाते हो, डिपार्टमेंटल स्टोर्स कल्चर में जाते हो, तो वहाँ पे प्रोडक्ट आपको सस्ता मिलता है, अंडर वन रूफ आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, एंड यू हैव योर चॉइस। वहाँ पे कोई आपको प्रेशराइज भी नहीं कर रहा होता कि आप इस तरीके से जो है अपने प्रोडक्ट्स हमारे खरीदो या कुछ है। थोड़ी बहुत एडवर्टाइजिंग तो हो ही रही होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सेकंड जो इसके बाद बात आई, तो इसमें इन्होंने बोला नहीं, वो मैं बताता रहूँगा, जो बॉक्स होगा वो मैं बता देता हूँ। तो गवर्नमेंट ने फिर यहाँ पे ये क्या किया सॉरी, गवर्नमेंट ने अपने शेयर जो है बेचना शुरू करे पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ को। पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ ने अपने प्राइवेट सेक्टर्स जो है उनको जो है अपने शेयर्स बेचना शुरू करे। कंप्लीटली भी था, पार्शियली भी था। इस प्रोसेस को नाम दिया गया डिसइन्वेस्टमेंट। तो आप इस पैराग्राफ में, बॉक्स के नीचे दिया हुआ है पैराग्राफ, यहाँ पे लिख लीजिए। 2 मार्कर का क्वेश्चन आता है, व्हाट डू मीन बाय डिसइन्वेस्टमेंट, डिफाइन डिसइन्वेस्टमेंट या व्हाट डू मीन बाय डिसइन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये है जब पब्लिक सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर जो कंपनी होती है वो अपने शेयर्स बेचना शुरू कर देती है कंप्लीटली पार्टली टू द प्राइवेट सेक्टर, उसको हम लोग जो है डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। और कई गवर्नमेंट वर्कर्स थे, इनको बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था डिसइन्वेस्टमेंट के बाद, बिकॉज इनकी जॉब जाने का खतरा था। मॉडर्न फूड्स एक ऐसे ब्रेड फैक्ट्री होती थी, बहुत पुराने टाइम पे ये होता था, क्योंकि जब उस टाइम पे तो मैं 3 साल का था तो लिबरलाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो गया था, तो उस टाइम पे मॉडर्न ब्रेड्स आती ही थी, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे ये हेल्दी ब्रेड्स देते थे चीप प्राइसेस पे, और ये पहली कंपनी थी जो प्राइवेटाइज्ड हुई। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्या पता ये 1 मार्कर में इस बार ऐसे कवर ना हो जाए, बिकॉज आज 1 मार्कर का फॉर्मेट हमें नहीं पता। मॉडर्न ब्रेड्स जो पहली कंपनी थी जो प्राइवेटाइज हुई, 60% वर्कर्स जो थे ज़बरदस्ती जो है फिर इन लोगों ने इनको रिटायरमेंट लेनी पड़ी, क्योंकि जब प्राइवेटाइज हो गया, प्राइवेटाइज में आपको इतने ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलते हैं, तो इन लोगों को फिर रिटायरमेंट वहाँ से लेनी पड़ गई थी, ठीक है। इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। उसके नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ है, इसके लेफ्ट साइड में आप लिख लो आउटसोर्सिंग, 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 ठीक है। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, जब आप खुद काम ना करके दूसरों से काम करवाते हैं, दूसरों से हेल्प लेके काम करवाते हैं, उसको हम लोग आउटसोर्सिंग बोलते हैं। बड़ा बेसिक लेवल अगर देखा जाए, आप खुद गाड़ी नहीं चला रहे हो, आपने ड्राइवर रखा हुआ है, आप खुद घर पे खाना नहीं बना रहे हो, आप कुक से बनवा रहे हो, आपके घर साफ सफाई करने के लिए आप खुद को यूज़ ना करके आप अपनी मेड्स बुला रहे हो, ये सब आउटसोर्सिंग है। और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ, आउटसोर्सिंग इंडिया में बड़ा हिट कॉन्सेप्ट हुआ, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। क्यों हुआ यहाँ पे पॉपुलर, क्योंकि इंडिया जो है सबसे सस्ती लेबर मार्केट थी। यहाँ पे वही काम जो अमेरिका से ऑब्वियसली बीपीओस का ज़्यादा जो है लेन देन हमारा हुआ था, तो अमेरिका में वही जो काम डबल द रेट पे होता था, वही काम वो आधे से कम में भी इंडिया में हो जाया करता था। तो ये इंडिया जो है इम्पॉर्टेंट सोर्स, इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन बना, नॉट सोर्स, डेस्टिनेशन बना आउटसोर्सिंग का। तो इसमें इन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज जो है परमानेंट एम्प्लॉयज़ को ख़त्म कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग करा रहे हैं। जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इन्होंने आउटसोर्सिंग कर रखी है अक्रॉस द ग्लोब। इंडिया में चीप लेबर मिलती है, यहाँ पे करते हैं, बिकॉज स्मॉल कंपनीज, अब क्या होता है, स्मॉल कंपनीज को लड़ना पड़ता है ऑर्डर्स लेने के लिए फ्रॉम बिग कंपनीज, तो अपनी वेजेस वगैरह, सैलरी वगैरह या खर्चे वगैरह वो थोड़ा सा कम रखते हैं, और पुअर कंट्रीज़ में आपको ये ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड इन कंपनीज में एक दिक्कत ये भी आती है कि ये स्मॉलर फर्म्स है तो यूनाइट नहीं हो पाते, इनकी कोई लेबर यूनियन नहीं होती। ऑलमोस्ट ऑल कंपनी, इवन गवर्नमेंट वाज नाउ प्रैक्टिस सम फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, बट द ट्रेंड इज स्पेशली विजिबल इन द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में आपको ज़्यादा दिखता है, मतलब आप गली नुक्कड़ पे आजकल आउटसोर्सिंग का काम आपको चल रहा है, ठीक है। तो मैंने पिछले साल जब ये कराया था, मैंने एग्जांपल दिया था, मॉल जाते हो तो मॉल में आप जितनी भी सर्विसेज देखते हो, जैसे झाड़ू पोछा कोई कर रहा है ना, लिफ्ट ऑपरेट कोई कर रहा है या पार्किंग कोई कर रहा है, ये सब एक बंदे को सर्विसेज दे देते हैं। तो मॉल वाले इनमें कोई नहीं देखता, मॉल की ओनरशिप किसी के पास है, मैनेजमेंट किसी और के हाथ में, भैया आप देखो हमारे बस का नहीं है, हम मेंटेनेंस दुकान वालों से कलेक्ट करके आपको दिलवा देंगे बस, ठीक है। तो वो जितनी भी सर्विसेज है, आपको झाड़ू मरवाना है, पोछा मरवाना है, साफ सफाई है, कुछ है, वो सब देख रेख जो है, वो सर्विसेज जो आजकल होते हैं स्पेशली वो लोग ये करा करते हैं, ठीक है। एंड लास्ट इसको कंक्लूड करते हुए बताया है कि इंडिया आज भी जो है एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, सर्विस सेक्टर है, जैसे शॉप्स, बैंक्स, आईटी इंडस्ट्रीज। ऑब्वियसली यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बट अर्बन मिडिल क्लास जो है ग्रो कर रहा है, इसकी वैल्यूज़ ग्रो कर रही है, बिकॉज टीवी पे आपको देखने को मिलता है, सीरियल्स पे, और ऑब्वियसली आजकल नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, वूट, ये वो लाना फलाना सब बढ़ चुका है, तो उस पर भी लोग देखते रहते हैं, तो ख्वाहिश रहती है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी
कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा पर कम निकले। ठीक है, तो मिडिल क्लास ये सोचता रहता है कि क्या करे, कैसे अपने आप को जो है अब जो है अच्छे से हम लोग रख सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बात बताई कि कुछ लोगों को सिक्योर जॉब्स का एक्सेस होता है, और सिक्योर जॉब मतलब गवर्नमेंट जॉब का। ठीक है, और कई लोग जो है रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में है, वरना जो है कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर में है या फिर बिजनेस कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट इन्होंने यही बताया, सो फॉर एम्प्लॉयमेंट बाय द गवर्नमेंट वाज अ मेजर एवेन्यू फॉर इंक्रीजिंग द वेलबींग ऑफ द पॉपुलेशन, बट नाउ इवन दैट इज कमिंग डाउन। तो एम्प्लॉयमेंट मतलब जो बेसिकली क्या है कि लोग जॉब वॉब जो कर रहे थे वो काम थोड़ा सा डाउन हो चुका है। ठीक है, लोग चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से चलें, हम अपना काम करें। ठीक है, मेरा भी कुछ ऐसे ही हिसाब रहता था, मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना था, मैं अपने हिसाब से काम करना चाहता था, इस तरीके से। ठीक है, सो some economists debate this, but liberalization and privatization worldwide appear to be associated with rising income inequality. तो अब इसको भी मार्क कर लीजिएगा, ये आप बहुत जनरल टॉपिक है। ये जो लाइन मैंने आपके सामने बताई, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। हाउ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन वर्ल्ड वाइड अपीयर टू बी एसोसिएटेड विद राइजिंग इनकम इनइक्वालिटी। तो आप इसको पढ़ोगे तो एग्जैक्टली आप जो मैंने आपको शुरू में एक टॉपिक मार्क कराया था 75 पेज पे, जो एक सेकंड पैराग्राफ था आपका, इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो इस आंसर को लिखते हुए। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ था ना 75 पेज पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू ग्रेटर इक्वालिटी इन सम स्पेयर, और कुछ इन्होंने डिफरेंस यहाँ पे बताया था। तो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन की वजह से देखा गया राइजिंग इनकम इनइक्वालिटी हो रही है, जो मैंने सेकंड पैराग्राफ, हाँ जी तो वहाँ पे लिख लेना, ये दोनों पैराग्राफ सब कंबाइन कर सकते हो। अल्टीमेटली आपको इसमें वही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसमें इंट्रोडक्शन दोगे आप, जो अभी पीछे हमने पढ़ा, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है, आउटसोर्सिंग क्या होती है, और इससे जो है क्या क्या हो रहा है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इनकम इनइक्वालिटी कैसे हो रही है। लिबरलाइज प्राइवेटाइज हुए हैं, कई लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है, कई लोगों को नुकसान हुआ है। जैसे अगर हम मैंने पिछली क्लास में जब एग्जांपल दिया था कि चैतन्य और मैं हैं, हम 6 दोस्त हैं, हम आए हैं शहर में काम करने के लिए, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का फ़ायदा उठाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में पता है तो अब वहीं पे है, शायद मेरे स्किल्स मतलब मैं स्किल्स चैतन्य जैसे रखता हूँ, या चैतन्य मेरे जैसे स्किल रखता है, पर क्या पता है चैतन्य को थोड़ी सी अच्छी जॉब मिल जाए, डिपेंड करता है वो कैसे बात करता है, क्या काम करता है, और मुझे शायद उससे सैलरी कम मिल जाए। तो इनकी वजह से आप इनकम इनइक्वालिटी देखते हो। फिर ये भी होता है कि इसका फ़ायदा और नुकसान अलग अलग जगह हो रहा होता है। तो ठीक है, अब क्या है, LPG का फ़ायदा सब उठा रहे हैं। ठीक है, इस टाइम पे सारे फ़ायदे उठा रहे हैं। अब जैसे मेरे पास क्या है, हम लोग इस टाइम कोरोना उसमें बैठे हुए हैं, बट मेरे पास इनफैक्ट हमारे पास अभी बच्चा क्या है, बच्चा बिहार से भी पढ़ रहा है, बच्चा मेरठ से भी पढ़ रहा है, एक बच्चा स्विट्ज़रलैंड से पढ़ता है। ठीक है, अलग से क्लासेस होती है, स्विट्ज़रलैंड से पढ़ रहा है। तो ये क्या LPG का फ़ायदा है। अब कोई जिसको बेनिफिट हो रहा है, जितनी ज़्यादा प्रोपोगेशन करोगे, प्रमोशन करोगे, इसका फ़ायदा मेरे को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो इनकम इनइक्वालिटी हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने बताया। और ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ते हैं, ऑल्दो वो चैप्टर हमारा कट चुका है, हमें इस सेशन के लिए नहीं पढ़ना है वो चैप्टर। तो एट द सेम टाइम फिर उन्होंने इसको फाइनली आगे बताया, इसमें से कुछ नहीं आता है 79 पेज पे से जो लास्ट पैराग्राफ है। एट द सेम टाइम इन्होंने ये बताया सिक्योर एम्प्लॉयमेंट जो है लार्ज इंडस्ट्री में डिक्लाइन हो रही है। गवर्नमेंट जो है लैंड एक्वायर भी कर रहा है नई फैक्ट्रीज, नए काम करने के लिए। और दीज इंडस्ट्रीज ज़रूरी नहीं है कि जो इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट दे लोगों को, बट ऑब्वियसली इससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। फार्मर्स हैं, आदिवासीज हैं, ये लोग 40% डिस्प्लेस हो जाते हैं, इसकी वजह से प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, कैजुअल लेबर की तरह इनको काम करने को मिल जाता है। तो इनसे एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही होती है। अभी भी जैसे मैंने पीछे इंस्टा पे अभी काफ़ी लोगों के साथ शेयर किया था कि अदानी विल्मर ने एक गांव जो है लगभग काफ़ी एकड़ों ज़मीन थी, ज़बरदस्ती गांव वालों को उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ जला के उनको निकाला गया। पैसा भी ढंग से नहीं गया, पहले वादा किया था कि हम आपको नौकरियाँ देंगे, नौकरियाँ भी नहीं दी। ठीक है, इस तरीके से लोग चल रहे थे। तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया। तो ये पूरा आपका टॉपिक था ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड चेंजेस इन इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसमें आपको पहले एग्जाम्पल दिया है क्या फिनोमेना है डिसइन्वेस्टमेंट आउटसोर्सिंग का, और कैसे जो है चेंजेस हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आपको 78 पेज तक जितना लिखा हुआ है ये आपके आंसर में कवर होता है, और इसका एक एसोसिएशन मैंने पिछले टॉपिक से बता दिया। आगे 79 पेज पे जो है उसमें से कुछ नहीं आता। ठीक है, उस पैराग्राफ को कट कर दो। 79 पेज पे जो लास्ट पैराग्राफ इस टॉपिक का था वो, हाँ 5.3 वाला तो हमें करना है, वो इम्पॉर्टेंट है, हाउ पीपल फाइंड जॉब्स। ठीक है, इसमें से किसी को कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ आया, वैसे तो ईजी है,
वान्या। हाउ पीपल जॉब्स के ऊपर वाला कट कर लो। हाँ जी हाँ जी, हाउ पीपल के ऊपर वाला। अरे तुम मिलने नहीं आए वान्या मुझसे आज नीचे यार, क्या बात है भाई वान्या, हेलो हाई नहीं करनी होती। सब सब मैं नहा नहीं रही थी तब। अच्छा चलो नेक्स्ट टाइम, मैंने मम्मा को कुछ बोला है, ज़रा सोच के बताना ठीक है। क्या बोल रहे हैं? बात कर लेना मम्मा से। ठीक है चलो जी। चैतन्य समझ आ गया ये? यस सर। कूल ओके। एलिसा समझ आ रही है, इसमें से कुछ पूछना है? आ गया क्लियर है? ठीक है। आगे आने तो आगे आ जाओ थोड़ा सा, ठीक है कंफर्टेबल हो ना, ठीक है ओके। ओके जी, अब जो बात आती है इसमें इन्होंने बोला है हाउ पीपल फाइंड जॉब्स, लोगों को जॉब कैसे मिलती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस टाइम पे जॉब ढूंढने का तरीका बड़ा डिफरेंट हो चुका है, ठीक है, और आप लोगों को पता भी होगा। तो चैतन्य सबसे पहले आप बताओ इस टाइम पे लोग कैसे जॉब ढूंढते हैं, या जॉब ढूंढने के तरीके क्या है चैतन्य, जो तुम्हें पता है वो बता दो। सर ऑनलाइन हम सर्च कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर टैलेंट्स एंड विच शुड सैटिस्फाई द डिमांड एज वेल। तो ऑनलाइन कई सारे सोर्सेज हैं तो उससे। ठीक है ओके। वान्या खंडेलवाल जी? न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स ओके, और इंटरनेट ही होगा और क्या हो सकता है? इंटरनेट तो है ही है। ठीक है वान्या। आराध्य भाई कहाँ रह गए थे, जिंदा हो? हाँ सर जिंदा हूँ सर। चलो ठीक है, बढ़िया है सब, घर में सब ठीक है, कुशल मंगल सब? यस सर। ठीक है आराध्य, पेज नंबर 79 पे है आराध्य, हाउ पीपल फाइंड जॉब्स पे। ठीक है ओके सर। हाँ जी हाँ जी। दिल्ली से कैसे लोग जॉब ढूंढते हैं? डिफरेंट वेबसाइट्स। और हाँ ठीक, वेबसाइट्स के अलावा बहुत सारे केजरीवाल ने इंट्रोड्यूस नहीं किया सर naukri.com। क्या है इसका नाम? सही है naukri.com। नहीं इंटरनेट वाली बात हो गई आराध्य, ठीक है। तो दिल्ली सर ने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला, केजरीवाल ने कुछ लॉन्च किया है, तो मैंने बोला ऑब्वियसली सही बात है, इस दौरान कोरोना किसी को याद नहीं। आप जॉब आपको ये रखा। हाँ एक्चुअली में बिल्कुल सही। तो केजरीवाल वाली बात किसी ने नहीं बोली, बट वो तो बेसिकली इस सिचुएशन के हिसाब से है। तो केजरीवाल ने नया जॉब पोर्टल लॉन्च किया था, उस पोर्टल पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के लिए जॉब ढूंढ सकते हैं, विच इज़ ऑब्वियसली समटाइम्स डिफरेंट। तो एक्चुअली ये सब चीज़ें ना पहले पुराने टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो मोस्ट ऑफ द आप लोग सारे जो है एक चीज़ को लेकर सामने है, दैट इज़ इंटरनेट जो है बहुत। हाँ जी जॉब फाइंड कर सकते हैं, जैसे लोग पोस्टर्स वगैरह लगाते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। तो इसमें यही है कि इंटरनेट बहुत रीसेंट की देन है एक्चुअली में, जहाँ पे लोगों ने जो है अपनी जॉब पोस्टिंग करते हैं, जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं। पुराना सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता था वो होता था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सरकारी होते थे। आज से 40-50 साल पहले की अगर हम लोग बात करें, इनफैक्ट आपके घर में कोई जो बुजुर्ग होंगे सीनियर्स, उनसे आप बात कर सकते हो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बारे में। तो वहाँ पे क्या करता था कि जैसे डेलिसा ने पढ़ लिया, ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली, चैतन्य ने कर लिया, वान्या ने, आराध्य ने, तो हम लोग क्या करते थे वहाँ जाके अपना नाम लिखवाते थे। सरकारी नौकरी हो चाहे कोई नौकरी हो, वहाँ पे लेटर जो है आता था कि ये कैंडिडेट है और इस तरीके का है। तो हमें फिर लेटर आ जाता था कि आप आके इंटरव्यू दो, इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया तो आपकी नौकरी लग जाती थी। ये फॉर्म चेंज हुआ। फिर आप देखते हो जो जैसे वान्या ने बात बोली, क्योंकि वान्या जहाँ रह रही है बिल्कुल ऑपोजिट इंडस्ट्रियल एरिया है, हमारे घर के सामने भी है आराध्या, डेलेसा और हमारे मेरे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप बस स्टैंड्स पे देखोगे और या फिर इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास कहीं है दुकानें, तो वहाँ पे लोग पोस्टर्स लगा देते हैं, पैम्फलेट्स लगा देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि ये वाली नौकरी है तो यहाँ पे जाके आप फैक्ट्री में इंटरव्यू दे दो या ऐसे कर लो। इस तरीके से भी किया जाता है, जो कि वान्या ने यहाँ पे बात बताई, ठीक है। ये भी होता था। फिर एक जो दूसरा दौर आया उसमें क्या था, न्यूज़पेपर की बड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, क्योंकि जैसे जैसे सर्कुलेशन बढ़ा तो न्यूज़पेपर में ऐड का कॉन्सेप्ट बढ़ गया। आप देखते हो न्यूज़पेपर में बहुत सारी एड्स आ रही होती है, और इसमें आपकी वैकेंसीज होती है, सिचुएशन वेकेंट, जहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया जाता है। कंपनीज जो है वहाँ पे एडवर्टीजमेंट देती है, आप जाके उसको फिर रिस्पॉन्ड करें। जैसे आज के टाइम पे क्या, अब आज ट्यूसडे है, कल वेंसडे है,
वेंसडे को देखना टाइम्स ऑफ इंडिया में टाइम आता है, उसमें आपको पता चल जाएगा क्लासिफाइड्स में, और ट्यूसडे को हिंदुस्तान टाइम्स में आता है, तो आपके पास घर न्यूज़पेपर जो भी आता हो उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे जॉब आते हैं। आजकल थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा कम हो रखा है, 10% रह गया बिल्कुल, क्योंकि कंपनीज के पास काम ही नहीं है आजकल, ठीक है। तो जो मेजर कर रहे हैं वही है, तो ये कॉन्सेप्ट बना। एंड उसके बाद फिर जो है ये जो इंटरनेट भाई साहब आए हैं, इंटरनेट आया, ठीक है। तो इंटरनेट वाले भाई साहब पे हम बात करते हैं उनसे, naukri.com, monster.com, indeed.com, notindeed.com, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जाके, तो ये थोड़ा सा ईजीएस्ट मीडियम है जो कि हमें देखने को मिला। तो यही इन्होंने बात यहाँ पे भी बताई है, बट ये ट्रेडिशनल पैटर्न भी हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कहते हैं अगर आप वेडनेसडे मॉर्निंग को टाइम्स ऑफ इंडिया खोलोगे, आपको टाइम्स एसेंट मिलेगा जहाँ पे जॉब्स एडवर्टाइज की जाती है, आपको टिप्स दिए जाते हैं कैसे आप काम कर सकते हो, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे हमें ये सारी चीज़ें एक मिल भी रहेंगी। अभी एग्जाम्पल दिया हुआ है किस तरीके से काम होता है। फिर एक प्राइवेट सेक्टर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, कहते हैं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाती है, और को सैलरी और क्वालिफिकेशन प्राइवेट नौकरी में थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, और इसमें लॉयल्टी प्रोग्राम्स वगैरह भी, जैसे आगे हमें अभी पढ़ेंगे लॉयल्टी प्रोग्राम्स के बारे में बताया। बट कहते हैं यहाँ से मार्क करना, बट ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल गेट जॉब थ्रू एडवर्टीजमेंट और थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैंने बता दिया, एडवर्टीजमेंट मैंने आपको बता दिया। पीपल हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे मैं कौन हूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं बिजनेसमैन या सेल्फ एम्प्लॉयड हमें कह सकते हैं, क्योंकि मैं सारे काम मैं खुद ही करता हूँ। आई एम द ओनर, आई एम द मैनेजर, आई एम द वर्कर, आई एम द लेबर, सब चीज़ें मैं हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड इस तरीके से काम कर रहा होता है। तो कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है, टीचर्स हैं जो प्राइवेट ट्यूशन्स देते हैं, ठीक है, और आर्किटेक्ट्स है, फ्रीलांस फोटोग्राफर्स हैं। ये लोग पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के ऊपर रिलाई करते हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के ऊपर। अब जैसे अगर हम बात करें तो आराध्या कैसे आया, तो आराध्या एक रेफरेंस से आया फॉर एग्जांपल। वान्या कैसे आई, तो वान्या एक रेफरेंस से आई है मेरे पास, ठीक है। डेलिसा कैसे आई, तो डेलिसा ढूंढ के आई। चैतन्य कैसे आई, चैतन्य ढूंढ के आया। तो डिपेंड करता है। अब जो मेरे को जानता है उनको पता है यहाँ पे आना है, जो नहीं जानता वो ढूंढ के आता है, या फिर कहीं और जाते हो आप, इस तरीके से हो जाता है। तो ये पर्सनल कॉन्टैक्ट बड़ा मैटर करते हैं। ये क्या इनके लिए क्या है, इनका काम एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। अब जैसे सिंपल सी बात है, मेरा रिजल्ट आया तो मैंने काम किया, मैंने रिजल्ट, अब स्कूल वाले भी करते हैं तो मैंने भी किया, मैंने प्रमोट किया, मैंने चैतन्य को भेज दिया, ठीक है, या तो मैंने आराध्या को भेज दिया, मैंने वान्या को भेज दिया, मैंने डेलिसा को भेज दिया। तो इससे क्या होगा, उनको लगेगा हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, इनका रिजल्ट भी आ रहा है, तो हम दूसरे लोगों को भी एनकरेज करते हैं, खुद भी होते हैं, दूसरों को भी कर रहे होते हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंटली इन्होंने बताया मोबाइल फ़ोन्स की वजह से जो है ज़िंदगी और आसान हो गई है। अब एट अ कॉल जो है, आप एट अ प्रेस ऑफ अ बटन आप जो है किसी को भी बुला सकते हो, किसी को भी कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है, और आपकी जो है वैरायटी ऑफ नीड्स को केटर किया जा सकता है। तो कहते हैं ये मार्क करते चलना सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से सारे क्वेश्चन कवर होते हैं कि किस किस तरीके से मिलता है। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें बताया कि जॉब रिक्रूटमेंट एज अ फैक्ट्री वर्कर टेक्स द डिफरेंट पैटर्न। जब आप फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते हो वहाँ पे डिफरेंट पैटर्न है। इन द पास्ट कई वर्कर्स जो होते थे उनको कॉन्ट्रैक्टर या फिर जॉबर्स के थ्रू जो है नौकरी मिलती थी। कॉन्ट्रैक्टर इसको दलाल बोलते थे, एजेंट होता था ये, ठीक है। ये लोग जो है आपको नौकरियां दिलवाया करते थे। और कानपुर टेक्सटाइल मिल का एक एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि ये जो जॉबर्स होते थे इनको मिस्त्रीज के नाम से बुलाया जाता था, और दे वर देमसेल्फ एज वर्कर्स ऑल्सो। दे केम फ्रॉम द सेम रीजन एंड कम्युनिटी एज द वर्कर्स, बट बिकॉज दे हैड द ओनर्स बैकिंग दे बॉस्ड ओवर द वर्कर्स। तो अब होता क्या था कि कॉन्ट्रैक्टर है और कॉन्ट्रैक्टर बीच का एजेंट है, जहाँ से काम उसको मिल रहा होगा उसके ऊपर टारगेट होगा इतने बंदे लेकर आओ और आप जो है अपनी कमीशन लेते जाओ। तो वो लेके आता था, काम करवाता था, तो इनका डोमिनेंस रहता था सब लोगों के ऊपर, ठीक है, क्योंकि काम करवाना है। नाउ डेज इंपॉर्टेंट जो है जॉबर की कम हो चुकी है, एंड बोथ मैनेजमेंट एंड यूनियन प्ले द रोल इन रिक्रूटिंग देयर ओन पीपल। अब जैसे हमारे यहाँ यूनियन का बहुत कम रोल है, क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल सेंटर बहुत कम जगह है, बाहर बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला मैनेजमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब जैसे रेफरेंस का काम चल रहा होता है तो मैनेजमेंट ये देख लेती है हमारे लिए कौन बढ़िया है, या रेफर कर दिया, उस तरीके से जो है ये लोग अपनी नौकरियाँ ढूंढ लेते हैं। या फिर ट्रेड यूनियन वर्कर्स क्या करते हैं, अपने लोगों को ज़्यादातर हायर करने की कोशिश करते हैं कि हमारी जात का बंदा, हमारी कम्युनिटी का बंदा जो है यहाँ पे काम करता रहे, हमारे नोन वाला बंदा होए तो थोड़ा सा जो है यहाँ पे बेटर रहेगा। तो ये चीज़ बोली। तो जॉबर जो है मतलब दलाल का जो काम है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। कई वर्कर्स ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ये जॉब जो है अपने बच्चों को भी ट्रांसफ़र कर दिया जाए।
आपने कई बार सुना भी होगा इसके बारे में। एंड कई फैक्ट्री जो है बदली वर्कर्स लेकर आते हैं, बदली, हु सब्स्टिट्यूट फॉर रेगुलर परमानेंट वर्कर्स हु आर ऑन लीव। तो ये 2 मार्कर का क्वेश्चन आता है, बदली वर्कर्स कौन होते हैं? तो बदली वर्कर्स बदल देना, सब्स्टिट्यूट की तरह काम कर रहे होते हैं। परमानेंट वर्कर्स अगर छुट्टी पर चले जाते हैं तो उनको बुलाया जाता है। इसको एड हॉक एम्प्लॉयज़ के नाम से भी जानते हैं, एड हॉक, ADHOC, एड हॉक एम्प्लॉयज़, टेम्परेरी एम्प्लॉयज़। और कई बदली वर्कर्स जो हैं वो एक्चुअली में कई कंपनीज में बहुत सालों तक काम कर रहे हैं, बट उनको सेम स्टेटस और सिक्योरिटी नहीं मिलती, इसलिए जो है इसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। इसको नाम दिया गया इसी फॉर्मेट को, कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। ये अंडरलाइन कर लेना, व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, या एक्सप्लेन द कॉन्ट्रैक्ट वर्क प्रोसेस। ये पूरा यहाँ पे लिखने को आपको पड़ता है, लिखना पड़ता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली ये आता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मेरा जैसे एक फ्रेंड है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है, ठीक है, और उसको ना 12 साल हो गए पढ़ते हुए, ठीक है। एंड ही इज़ एन एड हॉक एम्प्लॉयज, टेम्परेरी एम्प्लॉय, 12 साल टेम्परेरी काम कर रहा है, सोचो, ठीक है। तो यह बदली वर्कर है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है परमानेंट जॉब निकलती है, नहीं लग पाती कभी कभी, क्योंकि रिजर्वेशन है, ये है वो है, बहुत ज़्यादा चक्कर पड़ जाता है गवर्नमेंट जॉब में। 12 साल से वो एड हॉक टीचर की तरह, मतलब एड हॉक प्रोफेसर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और उसको सेम स्टेटस, तो यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है सेम स्टेटस एंड सिक्योरिटी नहीं मिली है, तो ही अर्न्स ओनली सैलरी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे था। अब कॉन्ट्रैक्ट पे उसकी सैलरी है 80,000 रुपये, ठीक है, तो उसके 80,000 रुपये महीना आ जाता है, कोई PPF, कोई डिडक्शन, कोई ये वो लाना फलाना नहीं होता। तो जब स्टेटस एंड सिक्योरिटी की बात आती है तो हम यहाँ पे यही बात करते हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको PPF, ग्रेचुटी, ये सब चीज़ें कट के मिलती है। ऑन रोल्स होते हो आप, जो भी जिस मैनेजमेंट के अंदर काम कर रहे होते हो, तो आपको एक थोड़ा सा सिक्योर रहता है कि मुझे कोई निकाल नहीं सकता। आज कोई भी ऊंच नीच होगी तो सबसे पहले टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ को टाटा बाय बाय कर दिया जाता है, ठीक है। आई होप इट गिव्स यू मोर क्लैरिटी, ठीक है। इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है क्योंकि, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वर्क ऑर्गेनाइज सेक्टर का हो गया। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, या तो जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये नई बुक में, जो बुक नई अपडेट हुई है उसमें दिया हुआ है, पुरानी बुक में नहीं है, जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आई होप आप लोगों के पास नई बुक ही हो। तो कहते हैं मेरी हो नहीं, यही तो है, जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हाँ यही वाला करना है। तो कहते हैं ये जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, लाइक स्टैंड अप इंडिया स्कीम, मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स विच बाय विच एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिकम पॉसिबल, दीज स्कीम्स आर यूजफुल टू द पीपल ऑफ मार्जिनाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लाइक SC, ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेज, दीज पॉजिटिव साइंस फॉर क्रिएटिंग इकोनॉमिक पोटेंशियल अमंग्स द डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ इंडिया। तो जैसे मैं देख रहा था अभी, जैसे चल रहा था, अनलॉक हो रखा था, तो लॉकडाउन 1.0, लॉकडाउन 2.0, लॉकडाउन 3.0, 4.0 ऐसे चल रहा, फिर अनलॉक 1.0, 2.0 ऐसे चल रहा। अब आ रहा है स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया 1.0, स्टैंड अप इंडिया 2.0, मतलब कैंपेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये चला जा रहा है। तो हाँ वान्या कुछ कह रहे हो? इस अनलॉक में हमारे स्कूल खुल जाएंगे क्या? हमें तो बोल रहे हैं कि सितंबर, बोल तो रहे हैं यार, पता नहीं देखो क्या होता है। अनलॉक स्कूल 1.0 होगा। आपके सब चेहरे पे मेरे को तो नहीं समझ तो एक मिनट, एक एक करके बोलो भाई, वो क्या बोल रही है, वो क्या बोल रहा है, समझ नहीं आ रही। वान्या तुम बोलो यार, क्या बोल रहे हो? स्कूल खुल रहे हैं। अभी कुछ नहीं पता है वान्या, कुछ नहीं पता है। सारे स्कूल में जो तुमने मेरे को सबसे पहले तुमने बताया था वान्या, सबसे पहले तुमने ही बताया था, और तुम्हारा जो पैटर्न तुमने मुझे बोला था कि सर एग्जाम के लिए, वो सारे स्कूल में वही पैटर्न का मैसेज आया है। अब इंटरनल बात हुई होगी, क्या पता खोलने वाली शुरुआत हो रही हो। हाँ राधिया बोलो। मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ, एक बार स्कूल खुल जाए फिर आपके चेहरे की हंसी देखना चाहता हूँ। मेरी चेहरे की हंसी का क्या है? अभी भी मैं जोर जोर से ही हंस रहा हूँ, उस टाइम पे भी हंसूंगा। हंसने वाली शक्ल तो तुम्हारी देखूंगा मैं, तुम्हारी कैसी शक्ल होगी जब स्कूल जाओगे और खुलते के साथ ही एग्जाम होंगे। हाँ यार देख, पता है राधिया, देखो सिंपल सी बात है, मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर मतलब जैसे सिचुएशन अगर सही होती है तो मैं आपके घर नाइट स्टे करने आऊंगा स्पोर्ट्स की पढ़ाई के लिए। डन है, डन याद है भाई साहब, डन है, डन। मैं कह रहा हूँ डन है, नाइट स्टे जहाँ मर्जी करवा लेना, डन है, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो देखो देखो एनीवे मैं तो खुद चाहता हूँ, कभी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन नहीं देखी, तो मैं तो खुद चाहता हूँ चीज़ें ओपन अप हो यार, तुम लोग आओ, मैं तो ऑब्वियसली चाहूँगा ही ना। वान्या से मिले हुए साल होने वाला है मुझे, बेचारी वान्या से नहीं मिला, वो गेट पे से निकाल देती है वान्या मुझे।
ठीक है, तुमसे मिले हुआ इतना टाइम हो गया, ठीक है, दिल्ली से तो अब से फिर दोबारा आना शुरू हो गई, तो यार वो ऑब्वियसली होता है, सामने रहते हैं तो एक फील ही अलग होती है। चलो एनीवे चलता रहता है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया था। तो जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स वगैरह आए थे, आपने सुना भी होगा, NSDC शुरू हुआ था, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कोऑपरेशन कौशल विकास योजना के नाम से। इसमें छोटे छोटे जो है वोकेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह और सिखाया जाता था, जो लोग होते थे जो सीखना चाहते थे और उनको जॉब्स के पर्पस से, एम्प्लॉयमेंट पर्पस से, जैसे ब्यूटिशियन के कोर्स थे, गाड़ी ठीक करना है, कंप्यूटर ठीक करने हैं, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, और बहुत कम फीस में अच्छे से पढ़ाया जाता था, बिकॉज सरकार का इनिशिएटिव था ताकि लोगों के जो है सीखने का मौका मिले, लोग पैसा कमा सकें और ओबियसली उसकी ग्रोथ भी होगी। हाउएवर फिर इन्होंने बोला कि कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम इज मोस्ट विजिबल इन द हायरिंग ऑफ कैजुअल लेबर फॉर वर्क एट कंस्ट्रक्शन साइट। तो ये कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम का क्वेश्चन अलग से 4 मार्कर आ जाता है, क्या होता है कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम, इसको एक्सप्लेन करें। तो कैजुअल लेबर को हायर करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे आप जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, ईंट के भट्टे हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर जो है गांव में जाता है, लोगों से पूछता है आपको काम करना है, वो बुला के लेके आता है, ऑलरेडी एडवांस पेमेंट दे देता है। अब जब तक वो पेमेंट एग्जॉस्ट नहीं हो जाती तब तक उन लोगों को वहाँ पे काम करना पड़ता है। इसी वजह से बॉन्डेड लेबर का कॉन्सेप्ट भी आया था, या एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बट आजकल ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अपना काम ख़त्म करते हो, आपको लगता है ये एम्प्लॉयर बढ़िया है, सैलरी टाइम पे मिल रही है, काम टाइम पे हो रहा है, तो आप उसके पास काम करोगे, वरना आप छोड़ के चले जाते हो जब आपका पेमेंट पूरा एडजस्ट हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बोली है और कोई ऑब्लिगेशन इनके ऊपर नहीं होती। इस सेंस में आप इंडस्ट्रियल सोसाइटी में भी अभी फ्री मूवमेंट आपका आराम से हो रहा है, एंड दे कैन ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट एंड फाइंड अनदर एम्प्लॉयर। समटाइम्स होल फैमिलीज माइग्रेट एंड द चिल्ड्रन हेल्प देयर पेरेंट्स। ठीक है, पूरी फैमिली माइग्रेट कर जाती है एंड बच्चे जो अपने पेरेंट्स की मदद कर रहे होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम है इन हायरिंग द कैजुअल लेबर। ठीक है, हाउ पीपल फाइंड जॉब्स, पहले मैंने बताया, इंट्रोडक्शन वाला है कि किस तरीके से जॉब देखा जाता है, फिर इसमें बदली वर्कर के बारे में बताया, व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट वर्क, इस तरीके से बताया। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका आता है। हाउ पीपल फाइंड जॉब्स की तरह से भी आ जाता है, 2 मार्कर, 4 मार्कर। बदली वर्कर 2 मार्कर आ जाता है, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क 2 मार्कर भी आता है, 4 मार्कर भी आता है। इस तरीके से जो है क्वेश्चन इसके कवर होते हैं, बोर्ड्स में आए हुए हैं। ठीक है, और ये सब मैं आपको कराऊंगा, और फॉर्चुनेटली अब थोड़ा थोड़ा जो है आप सारी चीज़ें जो पीछे की रह गई है वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे बताया। ठीक है जी, तो ये आपका था हाउ पीपल फाइंड जॉब्स। किसी को डाउट है दिल्ली से इसमें से कुछ पूछना है जी? नो सर। ठीक है, तो बस ये लास्ट टॉपिक करेंगे, बड़ा इजी सा टॉपिक है ये वाला, हाउ इज़ वर्क कैरिड आउट। पहले जो ये टॉपिक का नाम ही जो है, ये क्वेश्चन है आपका 2 and 4 मार्कर का, हाउ इज़ वर्क कैरिड आउट, काम कैसे किया जा सकता है, हाउ इज़ वर्क कैरिड आउट। ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारी पिक्चर्स हैं, नीचे आप देख रहे हैं कि असेंबली लाइन देख रहे हैं, TVS स्कूटी पैप की। ठीक है, और राइट साइड में एक प्रिंटिंग मशीन की पिक्चर देख रहे हैं। तो इस तरीके से ही काम कुछ आपको देखने को मिल जाता है। तो कहते हैं इस सेक्शन में हमें पता चलेगा एक्चुअली में काम कैसे होता है और क्या क्या प्रोडक्ट्स किस तरीके से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, मैनेजर और वर्कर का क्या रिलेशनशिप है। इंडिया में बहुत सारी वर्क सेटिंग्स हैं, लार्ज कंपनीज हैं जहाँ पे ऑटोमेशन है, और एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्मॉल होम बेस्ड प्रोडक्शन पे, मतलब घर बैठे भी आप काम कर सकते हो, जो कि इस टाइम पे हम लोग कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम। मैंने आपको अभी एग्जाम्पल इसके बारे में दिया भी था। ठीक है, या वर्क फ्रॉम एच की जगह हिल्स भी लगा सकते हो, वर्क फ्रॉम हिल्स। आजकल लोग जा रहे हैं हिल्स पे काम करने के लिए, मतलब हिल्स में इन द सेंस वेकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सेकंड पैराग्राफ आप देखते हो, यहाँ से क्वेश्चन सबसे पहला बेसिक सा जो क्वेश्चन कवर होता है, व्हाट आर द बेसिक टास्क ऑफ अ मैनेजर, व्हाट आर द बेसिक टास्क ऑफ अ मैनेजर, अंडरलाइन कर लेना, लिखा हुआ है। 2 मार्कर का क्वेश्चन, 4 मार्कर का क्वेश्चन ये वाला आता है, बेसिक टास्क ऑफ अ मैनेजर क्या है। पहला तो अपने वर्कर्स को कंट्रोल करे और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवाए, और इसको करने के लिए, क्योंकि इसके साथ साथ ही कवर होता है, ये 2 तरीके हैं जिससे वर्कर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेरी सिंपल, पहला इन्होंने बोला, एक तो वर्किंग आवर्स आप बढ़ा दो, तो ऑब्वियसली वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होएगी। दूसरा, सेम टाइम में जितना वर्किंग आवर्स है उसमें उनको टारगेट दे दो कि आपको इतना प्रोड्यूस करना ही करना है।
ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है? हाथ से आप पॉसिबल कर नहीं सकते, मशीनरी इसके लिए आपको चाहिए होती है, मशीन से आप जल्दी जल्दी जो है प्रोडक्शन आप आराम से कर सकते हो। बट इवेंचुअली इन्होंने बोला है मशीन की वजह से प्रॉब्लम ये हो जाती है, ऑटोमेशन हो जाएगा तो वर्कर्स की डिमांड नहीं रहेगी, ऑटोमेशन हो जाएगा वर्कर्स की डिमांड नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम रहता है। तो इवेंचुअली लोगों को डर लगता है कि ऑटोमेशन हो गया है, वर्कर्स नहीं चाहिए होंगे तो प्रॉब्लम होगी। और इसको क्रिटिसाइज किया गया, कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी ने बोला कि दे सॉ मैकेनाइजेशन एज अ डेंजर टू एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑटोमेटेड, आप जैसे पीछे मैंने पिछले साल की बात है, ओला है, ऊबर है, जोमेटो है, स्विगी है, कितने लोगों को इन्होंने निकाला था जस्ट बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, क्योंकि ये सारा काम बॉट्स कर रहे हैं, बैठ के कंप्यूटर्स अपने आप काम कर रहा है, चल रहा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो वो ऑटोमेशन में निकल जाता है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला। फिर इन्हें कहते हैं दूसरा जो तरीका है, अनदर वे ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट इज बाय ऑर्गेनाइजिंग वर्क। तो जो 2 मार्कर आता है तो ऊपर के पॉइंट्स लिख दो, 4 मार्कर आएगा तो नीचे के पॉइंट भी लिख दो। दूसरा जो तरीका है आउटपुट इंक्रीज करने का, वो वर्क को ऑर्गेनाइज कर दो। इसके लिए इन्होंने बोला, एक अमेरिकन बंदे थे, ये बिजनेस स्टडीज का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में, 12th में पढ़ाया जाता है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, इन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था विच ही कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेलरिज्म और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ये 1 और 2 मार्कर बहुत हिट क्वेश्चन है। 2 मार्कर में साइंटिफिक मैनेजमेंट, FW टेलर का, या टेलरिज्म किसको बुलाया जाता है। और इस सिस्टम के अंदर आप सारे काम को कुछ कुछ टुकड़ों में बांट देते हो, रिपीट करते हुए, और इसको वर्कर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जैसे एक पिक्चर देख रहे हो तो स्कूटी बना रहे हैं, तो स्कूटी में टायर का काम किसी और के पास है, शॉकर का किसी और के पास है, चेसी का काम किसी और के पास है, बॉडी का किसी और के पास है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट किसी और के पास है, फिटिंग किसी के पास है। असेंबली लाइन पे ऐसे ही चलता रहता है। तो रेपिटेटिव काम होता है और चेन टू चेन इसको चला। मारुति करती है। हाँ जी, हाँ जी, जैसे मारुति होती है, सारे होता है आजकल वाने, सब असेंबली लाइन पे ही हो रहा है। आपके घर जो पेप्सी की बोतल आती है असेंबली लाइन पे है, बिस्लरी की बोतल असेंबली लाइन पे है, जो फ़ोन तुम यूज़ कर रहे हो असेंबली लाइन पे बना है, जो गाड़ी तुम यूज़ कर रहे हो असेंबली लाइन पे बना है, जो स्कूटी मतलब सो एंड सो आप जो देख लो आसपास, मोस्ट ऑफ द चीज़ें वो सब असेंबली लाइन पे बना है, जो कि बड़े लेवल पे प्रोड्यूस हो रही है, छोटे मोटे पे नहीं, ठीक है। बट जैसे ऑब्वियसली, हाँ जी, हाँ जी, साइंटिफिक मैनेजमेंट तो 1 और 2 मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेते हैं। तो इसको डिवीजन ऑफ वर्क भी बोला जाता है एक तरीके का, और वर्कर्स को टाइम कर दिया जाता है, स्टॉप वॉच यूज़ करे जाते हैं, उनको टारगेट दे दिया जाता है, इस तरीके से काम करना है। प्रोडक्शन को फर्दर आप स्पीड अप कर सकते हो असेंबली लाइन का यूज़ करके। तो यहाँ से लिख लेना, डेफिनेशन नहीं है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवाता हूँ, अलग से मार्क कर लीजिएगा। असेंबली लाइन का 2 मार्कर का डेफिनेशन यहाँ से आपको आती है। व्हाट डू यू मीन बाय असेंबली लाइन? ठीक है, ये मैं आपको मार्क करा दूंगा। और हर वर्कर को क्या करते हैं, कन्वेयर बेल्ट पे बिठा देते हैं और एक पार्ट पे असेंबल होता है। जैसे मुझे पता है, जैसे मेरे पापा की प्रिंटिंग की फैक्ट्री है, तो जैसे उनका ना स्टेशंस है। अब जैसे हमारे पास, हमें अगर कोई जॉब प्रिंट करनी है तो 3 कलर के पास हमारे पास ऑप्शन होता है कि 3 कलर्स में आप जॉब प्रिंट कर सकते हो, कोई भी जो भी हमारे पास फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल आएगा। तो स्टेशन एक जगह है, प्रोसेस होता रहेगा, लास्ट पे जाके जो है, जैसे काफ़ी दूर जाते हैं, फिर लास्ट पे स्टेशन पे एंड प्रोडक्ट निकलता है, तो उसको बढ़ा दोगे तो स्पीड अप करके प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। स्लो चलाना है, जैसे कई प्रोडक्ट आपको स्लो चलाने पड़ते हैं, तो उसको स्लो कर दोगे तो धीरे हो जाएगी। तो वही टारगेट आपको अचीव करना पड़ता है। इसमें बंदे को बिठा दो, वो कम ज़्यादा करके अपना काम निपटा देता है। स्पीड जो है आप एडजस्ट कर सकते हो, जो कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया। और इन द 1980s देयर वाज एन अटेम्प्ट टू शिफ्ट फ्रॉम सिस्टम ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल टू इनडायरेक्ट कंट्रोल, वेयर वर्कर्स आर सपोज टू मोटिवेट एंड मॉनिटर देमसेल्व्स। पुराने टाइम पे खुद ही को मोटिवेट करना है, खुद ही को मॉनिटर करना है, भाई सब हम क्या कर रहे हैं, क्या रखा है हमारी ज़िंदगी में, ये क्यों हम मशीन पे बैठ के जो है घुमाए जा रहे हैं, या फिर हाथ से काम होता था तो ऑब्वियसली मोटिवेशन ज़्यादा ही चाहिए था। बट ऑफन वी फाइंड कि टेलरिस प्रिंसिपल जो है काफ़ी टाइम से सर्वाइव कर रहा है, ठीक है, ये बताया गया है यहाँ पे। और वर्कर्स जो है टेक्सटाइल मिल में, जैसे एक एग्जांपल दिया है जो कि ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है, वो बोलते हैं हम लोग मशीन का एक्सटेंशन है, बिकॉज मशीन को चलाने के लिए भी तो कोई चाहिए। आप ये देखो, लोग कहते हैं ऑटोमेशन का खतरा है, ऑटोमेशन को संभालने के लिए भी इंसान की ज़रूरत पड़ती है आपको, ठीक है। तो रामचरण एक बंदा है वीवर, जो कि कानपुर टेक्सटाइल मिल में 1940s में, उसने बोला आपको हिम्मत चाहिए होती है, आपकी आंखें घूम रही हैं, आपकी गर्दन मूव हो रही है, आपके हाथ पैर सर घूम रहे हैं, हर घूम रहा होता है। वीविंग इज डन अंडर अ कॉन्टिन्यूस गेज, कहते हैं ऐसे ऐसे वीव हो रहा होता है, छोटे छोटे जो आपको देखना पड़ता है, आंखें इसमें बोलते हैं आप कहीं नहीं जा सकते,
आपका फोकस बहुत होना चाहिए। एंड कहते हैं व्हेन 4 मशीन्स रन ऑल 4 मस्ट मूव टुगेदर, कहते हैं 4 मशीनें चल रही है तो सबको चलाना पड़ता है एंड दे मस्ट नॉट स्टॉप। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूसली, जैसे हमारी प्रिंटिंग में भी यही है, प्रिंटिंग में ज़रा सा आउट हुआ तो प्रोडक्ट आप जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है, आप लेबल आप लेस का पैकेट खाते हैं, वो हमारी मशीन पे प्रिंट होता है, मतलब हम लेस के लिए काम नहीं करते बट वो पैकेजिंग जो है हमारी मशीन पे प्रिंट होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तो लेस कहीं जा रहा है, उसका मुंह कहीं जा रहा है, उसकी आंखें कहीं जा रही है, तो ऐसे हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमें कॉन्टीन्यूसली देखनी पड़ती है अगर स्पीड में चल रही होती है तो कहते हैं मोर मैकेनाइज इन इंडस्ट्री गेट्स द फ्यूअर पीपल आर एम्प्लॉयड बट दे हैव टू वर्क एट द पेस ऑफ द मशीन। तो ये यहाँ से मार्क कर लीजिएगा, 4 मार्कर का क्वेश्चन आता है, द मोर मैकेनाइज इन इंडस्ट्री गेट्स फ्यूअर पीपल एम्प्लॉयड, एक्सप्लेन। ठीक है, इसमें आपको मारुति का एग्जाम्पल लिखना है। कहते हैं मारुति उद्योग में 2 गाड़ियां असेंबली लाइन से उतर जाती है 1 मिनट में, 1 मिनट में 2 गाड़ियां जो है बना देती है मारुति, और आप खरीदने जाओ तो आपको पता नहीं कितने साल लगते हैं, सोचेंगे अरे आप खरीदेंगे, ये ले ले वो कर ले, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है काफ़ी। वर्कर्स को 45 मिनट का रेस्ट मिलता है पूरे दिन में, 2 चाय ब्रेक्स मिलती है 7.5 मिनट का एज, एंड 1 लंच ब्रेक मिलता है हाफ एन आवर का। मोस्ट ऑफ देम आर एग्जॉस्टेड एट द एज ऑफ 40 और वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बट परमानेंट वर्कर्स डाउन हो गए हैं। फर्म जो है आउटसोर्स करा चुकी है काफ़ी सारी सर्विसेज, और कहते हैं जो सप्लायर्स भी होते हैं पार्ट्स के वो भी बहुत आसपास ही लोकेटेड होते हैं। ठीक है, और इनफैक्ट जो भी जैसे फटाफट ख़त्म हुआ, लोग जो है फटाफट वहाँ पे जो है फटाफट प्रोडक्ट अपना पहुँचा दे, टायर खत्म हुए पहुँच गए, नट बोल्ट खत्म हुए पहुँच गए, सीट कवर खत्म हुए पहुँच गए, तो जल्दी जल्दी काम होता रहता है। इनफैक्ट आउटसोर्सिंग का ये फ़ायदा हो जाता है, कंपनी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। ठीक है, हाँ अगर आपका जो है सप्लायर लेट दे रहा है माल तो आपको जो है उसको प्रोडक्शन को पूरा करना होता है विद इन द डे, विद इन द टारगेट। आपको ओवर टाइम करो, कुछ चीज़ करो, तो आपको ये अपकीप करके रखना पड़ता है। नो वंडर दे गेट एग्जॉस्टेड। ठीक है, तो मोर मैकेनाइज इंडस्ट्रीज हो रही हैं और फ्यूअर पीपल आर एम्प्लॉयड, इस तरीके से क्वेश्चन, मारुति का एग्जाम्पल, और थोड़ा सा कंटेंट आपको अपना भी लिखना पड़ता है यहाँ पे हल्का सा, जो कि मेरा बेसिक्स है। ठीक है जी, तो ये कैसे काम कैरीड आउट किया जाता है, बेसिक टास्क मैनेजर का बता दिया, काम बढ़ा दो, वो टाइम बढ़ा दो, या फिर सेम टाइम में टारगेट दे दो, या फिर FW टेलर का डिवीजन ऑफ वर्क कर दो, डिवीजन ऑफ लेबर कर दो, असेंबली लाइन का मेथड बताया और एग्जांपल्स इन्होंने यहाँ पे दिए। ठीक है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है और बिल्कुल थोड़ा सा ही बचा है ये, बट आज हम इसको पूरा नहीं करेंगे, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि यहाँ एंड हो रहा था, अगले पेज पे भी टॉपिक है बट वो थोड़ा सा डिफरेंट है, हम लोग उसके बाद में करते हैं। ठीक है जी, सो आज के लिए हम आपसे अलविदा कहना चाहते हैं, मिलेंगे 1 दिन के ब्रेक के बाद सोशियोलॉजी के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू चैतन्य, थैंक यू आराध्या, थैंक यू डेलिसा, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और